हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग वास्तविक संख्या पर आधारित कुछ नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग को मैंने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में बता चुके हैं और इसी पे आधारित कुछ नए प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिला भी होगा। जब आप टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे होंगे या प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप बना रहे होंगे तब भी देखे होंगे कि सिद्ध करने के लिए आ जाता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब को सिद्ध करना रहता है। √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है या 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ऐसे प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको कई सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता होगा और डर भी लगता होगा पता नहीं कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन जब आप इसको एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, हम आपको बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा भी। सारे को हम आपके सामने सिद्ध करते हैं। इससे पहले कि आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए कि एक अपरिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या गुण होता है और परिमेय संख्या में क्या गुण होता है ये हम आपको बता दिए हैं। फिर भी एक बार आप दिलाते हैं कि रूट में जो लिखी हुई संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट जैसे 4 का निकल जाएगा, 9 का निकल जाएगा, 1 है तो 1 का भी निकल जाएगा, 25 है तो निकल जाएगा। लेकिन 5 का वर्गमूल परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा। ठीक है। इसी तरह से √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है ना। उसी तरह 3√2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 3 परिमेय संख्या है और √2 जो है अपरिमेय है। अब परिमेय को अपरिमेय से अगर गुना करते तो हमको क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है और आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो बताया भी हम हैं, परिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में प्रकट हो सके। आप पढ़े भी होंगे कि अगर किसी संख्या को, ठीक है, थोड़ा सा हम परिमेय संख्या पे चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में क्या हो, आसानी हो। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको हम बताए थे कि 1, 2, 3 है ना, जितने भी काउंटिंग नंबर है सब परिमेय संख्या हैं और 0 भी परिमेय संख्या है। जितने भी डेसिमल है जैसे कि 0.2, 0.3, जितने भी दशमलव की संख्या है सब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो व्यापक रूप होता है बताया था आपको, p/q के रूप में होता है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए और pq क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहे तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। और 0 भी हो सकता है। तो q का मान 0 नहीं लेना है, q का मान 0 नहीं लेना है। तो परिमेय संख्या में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो संख्या हम पूर्णांक के रूप में कह सकते हैं या तो भिन्न के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख दीजिए या तो पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए। अगर हम पूर्णांक के रूप में लिख दे रहे हैं तब भी वो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और भिन्न के रूप में अगर लिख रहे हैं तब भी हमें वो क्या होगा? परिमेय संख्या। इसी में हम आपको बताए थे असहअभाज्य, है ना।
असह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है। सहअभाज्य भी बोलिए या असहअभाज्य बोलिए। इसको क्या कहते थे कि अगर कोई दो संख्या है, जैसे 2 और 3, अगर इसका महत्तम संख्या कितना हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 4, 5, 6, 7 या 12 और कितना लिख दीजिए, 15 लिखेंगे तो कॉमन हो जाएगा, 16 लिखिए तब भी कॉमन, 17 लिख दीजिए। मतलब अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको को प्राइम नंबर मतलब समझ में आना चाहिए कि वह नंबर जिसमें कोई कॉमन नहीं हो। अगर 4 और 6 लेते हैं तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। कितना कॉमन है, 2। तो को प्राइम नंबर या सहअभाज्य बोलिए, ठीक है। इसको सहअभाज्य भी बोल सकते हैं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो सहअभाज्य मतलब इसमें अभाज्य संख्या जरूर रहेगा। जैसे आप मान लीजिए 25 है और कितना लिख सकते हैं आपको मैंने 16 लिखने का। देखिए ये दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो कोई कॉमन नहीं है, 25 और 16 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अगर इसी को हम लिख देंगे 25 और 15 तो दोनों में 5 कॉमन हो गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करने में ये चीज़ें काम आएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझिए जो आपको काम आएगी सिद्ध करने में। वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि 16 है, ठीक है ना, 16, तो 16 कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 16 अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए 4 है, ठीक, 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 16 से। 4 अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है तो इसका स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 25 है, तो 25 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 6 है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर जो आएगा 36, ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये चीज़ को आप समझिए, इसी चीज़ को आपको समझना है कि अगर कोई स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए, आप ले लीजिए कोई संख्या 7, और 7 डिवाइड कर रहा है किसको, 49 को। 49 कहें तो 7 के स्क्वायर। अगर 7 49 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 7 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, 7 को भी डिवाइड कर सकता है, करेगा कि नहीं। इसी को आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि अगर मान ले जाए कोई संख्या p है, ठीक है ना, क्या है, कोई संख्या p है और q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड तभी करेगा विद्यार्थी जब ये दोनों में कोई ना कोई क्या हो, कॉमन हो, नहीं तो डिवाइड नहीं कर सकता है। कोई भी किसी स्क्वायर को डिवाइड तभी करेगा जब दोनों में क्या हो, कॉमन। जैसे 7 और 49 में भी कॉमन था, 2 और 36 में भी कॉमन है, 2 और 6 में भी कॉमन है, 5 और 25 में भी कॉमन है, ठीक है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दो संख्या एक दूसरे को डिवाइड तभी कर सकती है जब उसमें कोई कॉमन हो। अगर पूरी डिवाइड करने की बात आए तो p जो है q स्क्वायर को डिवाइड तभी कर सकती है जब p किसको डिवाइड करे, q को डिवाइड करे। अगर p q को डिवाइड करेगा तभी p q स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आप यूज करेंगे प्रमेय को सिद्ध करने में, उस समय आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, 2 अगर a स्क्वायर को क्या करे, डिवाइड, तो फिक्स है कि 2 जो है किसको डिवाइड कर देगा, a को भी डिवाइड करेगा, तभी तो a स्क्वायर को काटेगा। जैसे कि a की जगह मान लीजिए आप ले लीजिए 5,
तो 2 5 को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 5 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा नहीं। अब a के जगह ले लीजिए 6, तो 2 जो है 6 को डिवाइड कर देगा, तो 6 का स्क्वायर जो 36 आएगा उसको भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि a जो है, अगर 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a में जो है 2 क्या है, कॉमन है। 2 क्या है, कॉमन है, मतलब इसमें 2 शामिल है, तभी तो इससे डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3 में 2 शामिल नहीं है, तो क्या कटेगा, नहीं। जब a, यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या उसको डिवाइड करेगा, ये कंडीशन तभी होगा जब उसमें क्या हो, कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं है तो डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। जैसे कि अगर 3 मान ले जाए a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 a स्क्वायर को डिवाइड अगर कर रहा है, तो इसमें फिक्स है कि 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा, तभी a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ये एक प्रमेय है, आपको क्लास 10 में ये प्रमेय पढ़ना रहता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक प्रमेय है जिसमें बताया जाता है कि अगर p जो है q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p q को भी डिवाइड करेगा। एक प्रमेय है और इसको हमको क्या करना होगा, याद रखना होगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें घोच पोच हो गया होगा, लेकिन समझने के प्रयास से आपको हम बताए हैं कि जो प्रमेय हम सिद्ध करेंगे वो कैसे सिद्ध करेंगे। तब चलिए हम आपको प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है। आपके सामने प्रश्न ये है कि सिद्ध करें कि √2 जो है ये क्या है, अप्रमेय संख्या है, ठीक है। आपको अगर आ गया सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये चीज़ आप समझिए। सबसे पहले तो विद्यार्थी इसको हम जस्ट उल्टा मान लेंगे कि अप्रमेय सिद्ध करना है, तो इसको क्या मान ले, प्रमेय मान ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, प्रमेय मान लेते हैं। अगर उल्टा मानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे कोई भी चीज़ को अगर सिद्ध करना होता है तो उसके जैसा ही मान लेंगे तो सिद्ध होगा नहीं। जैसे मान लें कि इसको सिद्ध करना है, कोई एक त्रिभुज है उसको सिद्ध करना है, तो उसकी कुछ अपोजिट लेकर चलेंगे, कुछ बातें उसके अनुसार नहीं लेकर चलेंगे, तभी ना सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि ऐसा लिख सकते हैं ना, माना कि √2 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे माना गया है, ठीक है, माना कि √2 एक प्रमेय संख्या है। अब देखिए इसको हमने प्रमेय मान लिया। अब प्रमेय जब मान लिया तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दीजिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया, प्रमेय मान लिया, ठीक है। जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, एवं q = ≠0। देखिए √2 को एक प्रमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम √2 को बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे। p इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो p गुने 1 करेंगे तो 1, तो p बराबर आ जाएगा कितना, √2 × q, है ना। p बराबर क्या आ जाएगा, √2 × q। अब विद्यार्थी बोलेंगे सर ये दोनों में कोई कॉमन है क्या, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों में कोई कॉमन ना हो। अगर कॉमन है तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। साथ में इसको लिख सकते हैं कि मान लिया कि p और q में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो आ जाएगा p स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2q स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पे इस आधार पे देखिए विद्यार्थी, अगर ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है,
लिख देंगे कि चूँकि P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। सह अभाज्य मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बात समझिए, देखिए P और Q में कोई कॉमन नहीं है, P और Q में कोई कॉमन नहीं है, तब तो पक्का है। इसमें एक बात कंफर्म होना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर कब होगा। देखिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए पहले, अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और डिटेल में आपको हम बताएंगे। ये देखिए P और Q सह अभाज्य है, मतलब ये दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 दूना 32, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 ही आएगा और इधर 32 आएगा, तो बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और Q का स्क्वायर कितना होगा, 6 लेंगे तो 36 दूना 72। विद्यार्थी बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि जो है P और Q सह अभाज्य है, इसलिए 2 जो है कह सकते हैं कि P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 जो है P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ये कैसे, हम आपको बताएं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है ये इसको डिवाइड करेगा तभी ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है। अब देखिए 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं, 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, P को विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा, ठीक है, यह करता है, लिख देंगे। और ये आपको बताए थे किसके, प्रमेय से, ठीक है ना। ये आपको हम बताए थे किसके द्वारा हम लोग करते हैं, इसको प्रमेय के द्वारा करते हैं। और ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर P जो है Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P Q को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे लिखें, हम आपको इससे क्लास में पहले ही बता चुके हैं कि ये क्यों लिखें। 2 जब P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है P को डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं विद्यार्थी कि P में जो है 2 का कॉमन गुणनखंड है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि P में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। P में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे विद्यार्थी, क्योंकि ये 2 से कट रहा है P, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो P जो होगा वो किसी और संख्या 3 के मल्टीपल में हो सकता है, नहीं, जब भी होगा तो किसके मल्टीपल में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। तो मैंने इसको मान लिया, माना कि P बराबर कितना है, 2C है, ठीक है। P में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। क्यों उभयनिष्ठ मिला है, क्योंकि P जो है ना 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि P बराबर कितना आ गया, 2C आ गया, और यहाँ पे क्या था, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, ठीक है। तो चूँकि P स्क्वायर बराबर है 2Q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए P का मान कितना माने, 2C। बोलेंगे 2C क्यों माने सर, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमने √2 को प्रमेय मान लिया है, जबकि √2 हमारा क्या है, प्रमेय है नहीं। तो इसको तो सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे नहीं है। हम प्रमेय मान लिए, मानने से तो कोई चीज़ सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको प्रमेय माने हैं, तो इसको सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय वास्तव में है। इसीलिए मैंने आगे इसका स्टेप बढ़ाया कि P में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो P को 2 का मल्टीपल ले लिए, या बोलेंगे 4 का ले लिए सर, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, बस 2 का मल्टीपल लीजिए, ठीक है। तो अब P का मान 2C आया, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, P का मान 2C का स्क्वायर करिए, ठीक है, या लिख दीजिए 2Q का स्क्वायर।
तो 2c का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। 2c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, q का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आपको फिर हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपको बता चला कि क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए ये जो q है ना, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या है। q और c में कोई कॉमन नहीं है, q और c में कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कब बराबर होगा, जब दो जो है इसको डिवाइड कर सकता है तभी ना। जैसे यहाँ 3 ले लीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, और यहाँ ले लीजिए 4 तो 4 का स्क्वायर 16। 16 और 18 आपस में बराबर नहीं होगा, बराबर तभी होगा जब ये इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं तो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 जो है क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूँकि, या इसलिए भी लिखिए चूँकि क्या लिख सकते हैं, 2 जो है 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। अब देखिए अगर 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो है 2 है क्यू को भी डिवाइड करेगा, इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा। और इसको हम लोग किससे लिखेंगे, प्रमेय से। ये बातें हम प्रमेय से पढ़े हैं। प्रमेय नंबर आप लोग याद रखेंगे तो 1.3 है। प्रमेय नंबर कितना है, 1.3। 1.3 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि P अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 2 जो है Q को विभाजित करता है। इसका मतलब हो गया कि Q में जो है 2 का कॉमन है, Q में 2 का कॉमन है, बोल सकते हैं कि नहीं। इसलिए हम लिख सकते हैं इस बात को कि Q है ना, Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ। Q में जो 2 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब उसमें शामिल है। ठीक है, अब इससे पहले आपको हम बता चुके हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे हम बताए थे कि P में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ फिर लिख रहा है Q में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, जबकि हमने माना था कि P और Q में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे हमने मान चुका है कि P और Q में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि P में भी 2 कॉमन है और Q में भी 2 कॉमन है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमको गलत मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, जो माने हैं उसके अनुसार हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मतलब जो हम माने हैं उसके हमको गलत उल्टा मिल रहा है परिणाम। जो चीज़ें मैंने माना था कि P और Q सह अभाज्य है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो उसका जस्ट हमको उल्टा मिला है कि P में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और Q में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं विद्यार्थी, कह सकते हैं कि P और Q में उभयनिष्ठ 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है ना, P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता की क्या है, विरोध है ना, हमारी मान्यता के खिलाफ है या विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, जो भी बोलिए। हमने माना था कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमको जो है P में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया और Q में भी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना
तो हम कह सकते हैं कि पी और क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है कि √2, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परमेय संख्या है। ये हमारी मान्यता क्या है, गलत है, क्योंकि हमको क्या मिला, विरोधाभास मिला है। ठीक है, √2 एक परमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, गलत है। अतः √2 वास्तव में एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या। देखिए, आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस एक पॉइंट आपको हम आज दिलाए हैं कि अगर 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, यही मैंने बताया। और इसके अनुसार हमें मिला कि p और q में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है। मान्यता हमारा क्या था, मैंने बताया कि p और q को क्या माने, सहभाज्य संख्या माना है, जबकि यहाँ पे क्या, सहभाज्य मतलब जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा √2 एक परमेय संख्या, मान्यता गलत है। अतः √2 वास्तव में एक क्या है, परमेय संख्या है, और ये चीज़ें क्या हो गई, सिद्ध हुई। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब विद्यार्थी इसी तरह से मैं और प्रश्न को भी सोल्व करूँगा, जैसे कि सिद्ध करना रहेगा √5 एक अपरमेय संख्या है, तो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम नए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको लिखा रहेगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो इसको हम लोग सेम तरीका से सिद्ध करेंगे, बस 2 के जगह कितना आ गया, 5। और देखिए, समझिए, ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, सेम तरीका से हम उसको लेके चलेंगे। √2 एक अपरमेय संख्या है, और देखिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, इसलिए हम लोग परमेय संख्या, तो इसको √5 को क्या लिख सकते हैं, इसलिए p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q, जहाँ p और q क्या है, बोलिए, पढ़े हैं ना, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, एवं q का मान नॉट जीरो, q का मान नॉट जीरो। और विद्यार्थी p और q को सहभाज्य भी मान लीजिए, क्योंकि इसका अगर नहीं मानते हैं तो अगर इसमें कोई कॉमन है तो उसको काट दीजिए। मान लीजिए 4/6 रहता तो इसको काट सकते हैं ना, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। मान लो 5/15 रहता तो 1/3 कर देंगे। तो p और q को सहअभाज्य मान लीजिए, या तो आपको मन है कि काट देंगे कोई कॉमन तो उसको काट दीजिए। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है तो आप इसको, कुछ दिखने का मतलब p और q के बारे में हमको मालूम नहीं है, इसको एक साथ मान भी सकते हैं और आगे नहीं भी मान सकते, दोनों चीज़ें आप करिए जो भी आपको पसंद आए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p बराबर आ जाएगा √5 इंटू क्या आ जाएगा, q आएगा ना। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि माना कि p और q क्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्यों मान लिए, इसको भी मान लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसान हो। p और q को मान लीजिए सहअभाज्य, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है,
और कॉमन अगर नहीं है यहाँ पे सहअभाज्य मानने का मतलब ही हुआ कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और हमको दिखा देना है कि अगर कॉमन आ गया तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो p बराबर √5q है। अब स्क्वायर को हटाने, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग। तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर समझिए p और q में कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब 5 जो है इसको डिवाइड करेगा तभी बराबर होगा। यही पॉइंट आपको समझना है कि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 4 लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पचे 80, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 80 और 9 बराबर होगा नहीं। 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा, और यहाँ 15 ले लीजिए तो 15 10 में तो कॉमन हो जा रहा है ना। ऐसे संख्या लेना जो कॉमन ना हो। तो ऐसे कंडीशन में ये बराबर नहीं होगा। बराबर तभी होगा जब 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को। ठीक है, p और q में कोई कॉमन नहीं है, लिख सकते हैं कि चूँकि p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य हमने मान चुका है, सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि p और q सहअभाज्य है। ये दोनों एक दूसरे को तो काटेगा नहीं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि 5 जो है, 5 p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब जब 5 का स्क्वायर, 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 जो है p को भी विभाजित करता है, इसको भी विभाजित करता है या विभाजित करेगा, जो भी लिखिए। यहाँ पे आपको बताया भी है प्रमेय नंबर कितना, प्रमेय नंबर 1.3। ये प्रमेय क्या बताता है कि अगर p q स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, p q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p q को भी डिवाइड करेगा, जिसको कि मैंने डिटेल में आपको समझा दिया प्रश्न को शुरू करने से पहले। 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जैसे 5 के यहाँ पे आप लीजिए 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 100 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं, कर सकता है। कोई भी संख्या लीजिए, अगर उस स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस संख्या को भी डिवाइड कर देगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि p में जो है, p में 5 का क्या गुणज है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि p में, है ना, p में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। ठीक, कैसे, क्योंकि 5 जो है p को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसलिए p में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब ये भी है कि जो p होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब 5 के गुणज में होगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड है तो 5 का मल्टीपल है। इसलिए आप p को मान लीजिए कुछ दूसरा मान लीजिए, है ना। माना कि p बराबर आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, 5 का गुणज में मान लीजिए 5c 5d, जो भी मानिए, मान लीजिए 5c ही मान लीजिए। माना कि p बराबर 5c, तो जो p का मान है वो कितना आ गया, 5c, तो p स्क्वायर बराबर इतना था। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि p स्क्वायर बराबर कितना है, 5q स्क्वायर, और p का मान कितना है, 5c, तो रखिए p का मान रख दीजिए कितना, 5c का स्क्वायर, तो 5q का स्क्वायर। ठीक है, या कर लीजिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये होगा c स्क्वायर, ये हो गया 5 का q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आगे समझिए। देखिए ये कट रहा है तो इसको आप काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 5c स्क्वायर। ठीक है,
क्या आ जाएगा 5c² बराबर आ जाएगा q का स्क्वायर। ठीक, q का स्क्वायर। अब देखिए जो c है विद्यार्थी, है ना, c और p, तो ये जो है हमारा 5 का ये मल्टीपल में है, मतलब कह सकते हैं कि q और c में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कैसे नहीं है, आपको हम बता चुके हैं कि p जो है q से नहीं कट रहा था, p q से नहीं कट रहा है, और p जो है 5 का मल्टीपल माना हमने। ठीक है, देखिए p बराबर 5c है और यहाँ पे p और q में कोई गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो q है वो 5 से नहीं कटेगा, इसके अनुसार नहीं कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य माना गया है दोनों में। ठीक है, तो p 5 का मल्टीपल है तो q फिक्स है कि 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हमारा मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं कि चूंकि c² और q² में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि चूंकि c है ना, c और q क्या है बोलिए, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जब 5 किसको डिवाइड करेगा, q² को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए 5 जो है q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तभी ना बराबर होगा, विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 5 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 किसको डिवाइड करेगा, q को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं, नियम के अनुसार करेगा, क्योंकि स्क्वायर को जब कर रहा है तो डायरेक्ट भी करेगा। q का स्क्वायर सोच लीजिए जो 5 से डिवाइड हो, मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225, 5 से कट जाएगा तो 15 भी 5 से कट ही जाएगा, तो विभाजित करेगा। ये प्रमेय नंबर 1.3, प्रमेय नंबर 1.3, ये प्रमेय आपको याद हो गया होगा, बहुत बार बोले हैं कि अगर p q² को डिवाइड करेगा तो p q को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड मतलब विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 जो है q को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि q जो है 5 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि q जो है, इसलिए q क्या है, 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, क्योंकि 5 से कट रहा है तो 5 का गुणज हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, आपको दो बात फिर मिलेगा, यहाँ p में देखिए 5 का गुणनखंड था, q में भी 5 का गुणनखंड आ गया, जबकि हमने माना था क्या, यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, आप ध्यान दीजिए, इसमें मान चुके हैं कि p और q क्या है, सहअभाज्य है, मतलब दोनों में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे माने हैं कि घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे हमको देखिए p में घनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, 5, और q में भी घनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, 5 मिल गया। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए देखिए अतः स्पष्ट है कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारी मान्यता के क्या है, विरुद्ध है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध या विरोधाभास है, जो भी बोलिए विरोधाभास है। ठीक है, अतः जो है स्पष्ट है कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया और q में भी आ गया, जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक क्या है, प्रमेय संख्या, √5 एक प्रमेय संख्या, ये हमारी मान्यता क्या है, गलत है। √5 एक प्रमेय संख्या क्यों गलत हुआ, क्योंकि 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था।
तो इस चीज़ को समझिए, हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। इसलिए कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वास्तव में एक क्या है, अपरमेय संख्या है। वास्तव में अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इसी तरह विद्यार्थी आपको रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 जो भी दे, सेम तरीका से आप बनाएंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक दो बार आप वीडियो को पॉज करके देख लें, या तो फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर लें, और जहाँ पे आप भूलें फिर से वीडियो को देख करके रिवाइज कर लें। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है कि संख्या को परमेय मानते हैं तो उसको P/Q के रूप में देखिए, और P और Q में कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसके लिए उसको आप सहभाज्य मान लीजिए, और सहभाज्य में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और उस कारण से उसमें साबित कर दीजिए कि P में भी घनिष्ठ गुणनखंड 5 है, Q में भी घनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 7 मानेंगे तो घनिष्ठ गुणनखंड 7 आएगा, 10 मानेंगे तो 10 आएगा घनिष्ठ गुणनखंड। तो इस तरह से आप अपरमेय संख्या अगर एग्जाम में भी सिद्ध करने को आए तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कर देंगे। और ये लाइन आप अपना मन से लिखना सीखिए कि जो P और Q में घनिष्ठ गुणनखंड 5 हमारी मान्यता का क्या विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 वास्तव में क्या है, एक अपरमेय संख्या, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा होगा। जैसे कि लिखा हुआ है, दर्शाइए कि रूट 5 - 3 एक अपरमेय संख्या है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसको आप सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रश्न दे दिया है कि रूट 5 - 3 एक अपरमेय संख्या है, और इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप इसको अपने तरीके से सोच सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएंगे। सेम तरीका आप लगाइए यहाँ पे भी कि रूट 5 को परमेय संख्या आप मान चुके हैं कि आप परमेय माने हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, रूट 5 परमेय क्या परमेय है, जानते हैं ना, क्या है, अपरमेय संख्या, और 3 क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, तो आप मान लीजिए अपोजिट, माना कि रूट 5 - 3 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसको आप उल्टा मान लीजिए, जो कह रहा है उसका जस्ट क्या मानिए, उल्टा। इसलिए रूट 5 - 3 को A/B के रूप में लिख दीजिए। इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कट कुट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझते ही होंगे। A/B मान लीजिए, B बराबर नोट 0, A और B क्या मान लीजिए, पूर्णांक, A और B क्या मान लीजिए, पूर्णांक। ठीक है, परमेय संख्या का ये परिभाषा है ना कि कोई भी अगर परमेय संख्या है तो उसको बटा के रूप में लिखेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं 0 नहीं होना चाहिए, और A और B क्या है, पूर्णांक है। इसी को विद्यार्थी आप नॉर्मल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर A/B + 3। ठीक है, तो रूट 5 बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आप लोग जानते हैं, 3 गुने B करेंगे तो इसका देख लीजिए, इस B और 1 का एलसीएम B हो गया, B भाग लग गया है ना, तो A बच गया, 1 भागा B लग गया तो B आएगा, और B गुने 3 करेंगे तो 3 भी आएगा। तो रूट 5 बराबर हो गया A + 3B और बटे B हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, रूट 5 ये क्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय, बताइए। रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। A देखिए पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक मान करके डिवाइड करिए और देखिए कि आपको क्या मिलता है। आपको पहले उदाहरण से हम समझा देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए एक छोटा सा पॉइंट लेकर आपको हम समझाते हैं ताकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो। इस दूसरे पेज पे करते हैं। देखिए A + 3B है और बटे B है, और A और B को हमने क्या माना है, पूर्णांक।
पूर्णांक आप पढ़ चुके हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस और जीरो। तो आपको जो मन करे ए और बी का मान रख दीजिए। मान लीजिए ए का मान 1 रखिए, बी का मान 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान 1 रखिए, बी का मान कितना रख दीजिए 2 और बटे 2, और 1 हो गया 3 दूना 6 और बटे 2, तो 7 बटे 2 आ गया। आपको मन करे ए का मान 0 रख दीजिए, बी का मान भी 0 रख दीजिए। तो ए का मान 0 रख दीजिए, बी का भी मान 0 रख दीजिए, 0 रखिए तो 0 बटे 0 क्या आ गया, 0 आ गया। कुछ भी मान रख सकते हैं आप। हालांकि आपको हम बता चुके हैं कि बी का मान 0 नहीं लीजिए, बी का मान 0 नहीं लीजिए, तो 0 के अलावा आप -1 भी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो और ए का मान 3 ले लीजिए, ठीक है। तो मान रख दीजिए, ए का मान 3 रखिए, बी का मान -1 रखिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए का मान 3 रख दिए, अब बी का मान -1, तो आ जाएगा 3 प्लस बने माइनस माइनस 3 बटे माइनस, ऊपर आ गया 0 बटे -1 बराबर 0। अब देखिए हर हाल में आपको विद्यार्थी क्या होगा कि 0 जो आया ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। 7 बटे 2 है, क्या है, प्रमेय संख्या है। 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ कि इसके बराबर कभी भी नहीं आएगा, √5 के बराबर इसका मान कभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूँकि है ना, इसको आप समीकरण भी मान लीजिए, इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए 1 मान सकते हैं। अगर समीकरण मानना है तो लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण का बायां भाग, ये हो गया बायां, इधर का देखिए बायां और ये दायां, बायां भाग, ठीक है ना। समीकरण का बायां भाग क्या है, अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि दायां भाग परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है ना विद्यार्थी। क्योंकि इसमें जब मान आप रखेंगे, ठीक है, इसमें जो मान रखेंगे तो हमेशा परमेय संख्या ही आएगा। और ये क्या है, √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या, आप सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो चूंकि समीकरण का बायां भाग अपरमेय संख्या है, जबकि दायां भाग परमेय संख्या, और परमेय और अपरमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या कह सकते हैं, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। क्या गलत हुई विद्यार्थी, क्योंकि अगर सही माने होते तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होता, परमेय है तो इधर भी परमेय आना चाहिए, इधर अपरमेय तो इधर भी अपरमेय आना चाहिए। दोनों भाग में दो बातें आ रही है और आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है, जबकि ये क्या है, बराबर का सिंबल है, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, है ना। अतः जो है √5 माइनस √3 जो है, 1 मिनट, √5 - 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या। मान्यता कैसे गलत हुई, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है बायां पार्ट है अपरमेय संख्या और दायां पार्ट आ रहा है परमेय संख्या। परमेय और अपरमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमारे मान्यता के क्या है, विरोध है। जो माने हैं उसके अनुसार ही गलत हुआ, मान्यता गलत हुई, ठीक है। तभी तो ये चीज़ें आ गई, कभी भी परमेय अपरमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है। जैसे कि √5 है और 3 है, √6 है 4 है, कभी भी अपरमेय परमेय के बराबर नहीं होता। अगर हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। जैसे है 3√2 एक अपरमेय संख्या, इसको अगर सिद्ध करना है तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको भी उल्टा मान लीजिए, जो कह रहा है उसके गलत मान लीजिए, और फिर उसको सिद्ध करना तो एकदम आसान है, पूरे आसान है। माना कि 3√2 एक क्या है, परमेय संख्या। क्या मान लीजिए, परमेय संख्या, ठीक है।
प्रमेय संख्या है, इसलिए 3√2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, एवं q का मान नोट 0। ठीक है, q का मान नोट 0। अब इसको भी विद्यार्थी सोल्व कर लीजिए। ये √2 है ना, तो √2 को एक तरफ कर लीजिए और p है और 3 को नीचे ले आइए, 3q हो गया। ठीक है, अब देखिए p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, इसमें मान रख के देख सकते हैं। ठीक है, मान रख करके देख सकते हैं। p का मान आप कुछ सोच लीजिए, पूर्णांक सोचिएगा। ठीक है, जैसे p का मान 1 रख दीजिए और q का मान 2 रख दीजिए, तो आ जाएगा कितना, 1, नीचे आ जाएगा 3 गुने 2, q का मान कितना मान है, 2, तो 1 बटे कितना आ गया, 6। उसी तरह और मान रख सकते हैं, अगर जो भी मन आपको मन करे आप चेक करिए इसको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आप p का मान कुछ भी रखिए, मान ले 5, q का मान 10, जो भी रखिए। तो देखिए p का मान रखिए 5, q और q का मान 10, तो 5 दूना 10, तो 1/3 गुने 2, ये तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। कितना आया, 1/6 आया। ठीक है, तो 1/6 आया है। यहाँ पे मान √2 है, √2 1/6 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे भी आपको क्या गलती मिल रहा है कि इधर का पार्ट परमेय संख्या आ रहा और इधर का पार्ट अपरमेय संख्या। परमेय अपरमेय आपस में बराबर कभी नहीं होता। लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण का, ठीक है, समीकरण का बायां भाग अपरमेय संख्या √2 की है, अपरमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, जबकि दायां भाग क्या है, बोलिए, परमेय संख्या आ रहा है ना। 1/6 क्या है, 1/6 जो आया ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। परमेय और अपरमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः जो है 3√2 ये क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या है। बातें समझ में आ रही है ना। नॉर्मल है विद्यार्थी, बस आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग बड़ा करके सोचिए कि दोनों आपस में बराबर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपरमेय है और इधर का पार्ट हमेशा परमेय आएगा, क्योंकि p और q क्या पूर्णांक है। पूर्णांक में कोई भी संख्या का गुना भाग अगर इधर करें, 3 भी पूर्णांक है, p q भी पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक ही आएगा, मतलब परमेय आएगा। और कभी भी परमेय और अपरमेय आपस में बराबर नहीं होता है। और ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था। जब गलत मानेंगे तो सही कहाँ से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक और है, उसको भी आपको बता ही देते हैं ताकि आपको सारे बोझ खत्म हो जाए, कोई भी बोझ ना बचे। जैसे कि आपको सिद्ध करने दे दिया कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, इसको भी मान लीजिए। माना कि 1/√2 एक क्या है, बोलिए, परमेय संख्या है। परमेय मान लीजिए, उल्टा मानिए जो बोल रहा है, परमेय संख्या है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को लिख सकते हैं ना p/q के रूप में, जहाँ पे आपको हम बताएं p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है, एवं q का मान नोट 0, q का मान नोट 0। ठीक है, अब इसी को आगे सोल्व भी कर सकते हैं विद्यार्थी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आ जाएगा, q गुने 1 करेंगे तो q आ जाएगा, और ये हो गया p और गुने √2 हो गया, p गुने √2 हो गया।
ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे बता रहे हैं आपको, गुना करके। अब देखिए अगर डायरेक्ट सोचेंगे तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं इसमें, देखिए Q है और P को यहाँ ले आइए तो इधर क्या बचेगा √2। ये गुना में है ना, तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुना का उल्टा भाग। अब देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तो इसको भाग भी देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक। जबकि क्या है, अपरमेय संख्या। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक में आप मान रखिए, Q का मान 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, Q का मान -1, P का मान -1, जो भी रखिए कट के आ जाएगा 1। और 1 कभी √2 के बराबर होगा नहीं। शॉर्टकट समझिए विद्यार्थी, पूर्णांक संख्या को भाग करे, गुना करे, जोड़ करे, हमेशा परमेय संख्या मिलेगा। और ये की है, अपरमेय संख्या। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि चूँकि समीकरण का ये देखिए कौन भाग है, बायां भाग। समीकरण का बायां भाग परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। जबकि समीकरण का दायां भाग √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। और क्या जानते हैं कि परमेय और जो कि, ठीक ना, कभी भी आपस में, जो कि परमेय और अपरमेय आपस में कभी भी बराबर नहीं होता, याद रखेंगे। जो कि कभी भी आपस में बराबर, है ना, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। परमेय और अपरमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। विद्यार्थी आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप कोई भी परमेय लिखिए तो वो पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। परमेय जितने भी लिखेंगे वो पूर्णांक संख्या के रूप में रहता है। जैसे 3/2 है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, या 3 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या। और अपरमेय संख्या जितने भी लिखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो उसको पूर्ण संख्या कैसे मानेंगे, पूर्णांक भी नहीं मानेंगे। इसलिए कभी भी पूर्ण संख्या और अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता। ये चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। समीकरण का बायां भाग ये हो गया बायां भाग, इधर का हो गया दायां भाग। ये परमेय है, ये अपरमेय है, जो कि कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या। 1/√2 क्या है, अपरमेय संख्या है। और ये सिद्ध हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ विद्यार्थी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो चीज़ें ना समझ में आए ज़रूर पूछें। मैं बहुत प्रयास करता हूँ आप लोग को आसान से आसान तरीके में समझाने का। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाए तो कमेंट करें, मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और आप प्रश्न को खुद से बनाएं, और ना बने तो आप इसमें मिलाकर देखें कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और फिर से ट्राई करें। बार बार प्रयास करेंगे फिर आप भी आसानी से सीख सकते हैं और किसी को आप भी बता सकते हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप भी किसी को बताइए, जिससे कि वो भी आसानी से किसी और को बता सके। आसानी से जब आप किसी को बता देंगे तो आपके परीक्षा में वो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो विद्यार्थी आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।